स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग क्लास 10th के गोधुली के काव्य खंड को पढ़ रहे हैं। यह बिहार बोर्ड के लिए क्लास है और उसके चैप्टर 7 की बारी है। काव्य खंड में चैप्टर 7 हिरोशिमा शीर्षक कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिरोशिमा के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्लास 9th में ही हमने पढ़ा है। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। हिरोशिमा जो कि जापान का एक बहुत सुंदर शहर था, उस शहर को परमाणु बम गिरा करके तबाह कर दिया गया और उसी तबाही का मंजर हमारे कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने अपनी कविता में किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। इन्होंने कविता को किसी लय और ताल में बांधने से थोड़ा सा इनकार किया और कविता में केवल अर्थों को महत्वपूर्ण देते हुए, महत्ता देते हुए, उनके शब्दों को चुनाव करते हुए, उन्हीं शब्दों का चुनाव करते हुए वो आगे बढ़े और कविताएं लिखी हैं। इन्होंने कई सारे निबंध भी लिखे हैं, कई सारी आलोचनाएं भी लिखी हैं, कई सारे उपन्यास लिखे हैं, कई सारी कहानियां लिखी हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनका है कि इन्होंने तार सप्तक नाम से संपादकीय एक निकाला था, जिसमें कई सारे गुमनाम कवियों को और कई सारे महत्वपूर्ण कवियों को नई पहचान दिलाई थी। तार सप्तक याद रखिएगा, सच्चिदानंद अज्ञे का सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जा सकता है। एक तरह से यह एक संपादकीय मासिक पत्रिका की तरह था, तार सप्तक। और तार सप्तक के बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जो नाम हम ले रहे हैं वही नाम से उनकी संपादकीय प्रकाशित हुई है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के परिचय के बारे में हम लोग जानते हुए समझते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये इनका मूल निवास करतारपुर, पंजाब में है। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, या इनका देहांत 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। इनकी मां का नाम व्यंती देवी और पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ये डॉक्टर हीरानंद शास्त्री प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता यानी घर से ही इनको सबसे ज्यादा शिक्षा दीक्षा मिली। इतने पढ़े लिखे परिवार में जन्म लेने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, लखनऊ में, और फिर ये आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़े। आइए इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। इन्होंने 1925 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की पंजाब विश्वविद्यालय से। 1927 में इंटर किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से और बीएससी की परीक्षा 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से किया था। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है। एमए इन्होंने अंग्रेजी विषय में किया है और यह भी लाहौर से ही किया था। इतनी शिक्षा दीक्षा लेकर यह साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े और यही कारण है कि इनकी रचनाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी भी। व्यक्ति को शिक्षित जरूर होना चाहिए। आइए इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। भग्नदूत है इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। यही सदा नीरा से हिरोशिमा कविता आपके लिए लाया गया है। इनकी कहानियों का संग्रह विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, शेखर एक जीवनी इनका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रचलित उपन्यास है। नदी के द्वीप भी इनके उपन्यास हैं। त्रिशंकु और आत्मनेपद से इनका निबंध है। इनके संपादकीय हैं। संपादकीय यानी इन्होंने संपादन का काम किया था। किसका किसका? सबसे महत्वपूर्ण याद रखना चाहिए आपको तार सप्तक का। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, ये पत्रिका टाइप चीज था। इसमें क्या करते थे, ये अपना रिसर्च करते थे और रिसर्च करने के बाद ये उन सब कवियों को खोज खोज कर लाते थे जिनकी रचनाएं कहीं गुम हो गई हैं या इन्होंने एक जैसी रचनाओं को कई सारे अपने संपादकीय में जगह दिया, जिससे लोग पढ़े और लोग उन लेखकों के बारे में जाने।
ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का परिचय। ये परिचय आप याद रखिएगा। ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है साहित्य के क्षेत्र में जो इनको ना मिला हो। भारत तो छोड़िए, यूगोस्लावाकिया से भी इनको प्राइज मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है। चाहे वह साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब पुरस्कार इनको प्राप्त हैं। अज्ञे जी इतने महान रचनाकार थे। इनकी सारी रचनाएं आप पढ़िएगा तो आपको इनकी महत्ता के बारे में पता चलेगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक है हिरोशिमा। हिरोशिमा के बारे में देखिए कवि क्या लिखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला। देखो कितना आसान शब्द का प्रयोग है, लेकिन अर्थ कितना गूढ़ है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। सूरज निकलना है तो सूरज तो रोज निकलता है क्षितिज पर। क्षितिज किस स्थान को कहते हैं? जिस स्थान पर पृथ्वी और आसमान आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मिलता तो कहीं नहीं है, लेकिन दूर देखने पर लगता है कि मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उसी स्थान को क्षितिज कहा जाता है। तो क्षितिज पर सूरज नहीं निकला। क्षितिज पर सूरज निकलता तो रोज ही निकलता, इसमें अजीब क्या था? लेकिन नहीं, यहां इन्होंने क्या कहा? एक दिन सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, नगर के चौक पर निकला था, क्षितिज पर नहीं निकला था। ये जो सूरज निकला था, ये जो बम गिरा था, और बम गिरने के बाद जो धुआं उठा था, और उस बम गिरने से जो आग की लपटें हुई थी, वो इतनी भयंकर थी, इतनी उष्मीय थी कि उसकी तुलना कवि ने सूरज से की है। और वह सूरज निकला नगर के चौक पर, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। इससे धूप बरसा। ये जो बम फटा है, धूप जो बरसा, धूप की गर्मी की तुलना की है। धूप जो बरसा वह फटी मिट्टी से। हमको आपको बोलता कोई बोलने के लिए इस चीज पर, तो हम बोलते हाँ एटम बम गिरा था, बहुत आग लगा था। लेकिन देखो एक कवि कितने अच्छे से लिखते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। फटी मिट्टी से। बम जब गिरा मिट्टी दरक गई, फट गई, और उस फटी हुई मिट्टी से भी ऊष्मा निकल रही थी। इतनी भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई थी, इतना दूर तक उस मशरूम, इसको बोला जाता है मशरूम शेप का धुआं निकला था लिटिल बॉय से। लिटिल बॉय जो एटम बम का नाम था, परमाणु बम का नाम था, जिसे अमेरिका ने गिराया था हिरोशिमा शहर पर, और फैट बॉय जो नागासाकी पर गिराया था। जो ये मशरूम रूपी धुआं निकला, तो आप देखते इतना दूर तक धुआं, जो हवाई जहाज से कैप्चर हो गया। जिस हवाई जहाज ने बम गिराया था, तो शहर की क्या स्थिति हुई होगी, उसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। छायाएं। छायाएं मतलब क्या? आपकी जो छाया है, जो आपकी परछाई है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। अरे सर सर सर, ये देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है छायाएं मानव जन की दिशाहीन। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, दोपहर में सर पर रहता है। यही कारण है कि जब आप सुबह के समय निकलते हैं तो आपकी परछाई पश्चिम की ओर बन रही होती है। जब आप शाम के समय देखते हैं तो किसी भी चीज की परछाई पूरब की ओर बन रही होती है, और दोपहर के समय परछाई गायब हो चुकी होती है। लेकिन यहां छायाएं मानव जन की दिशाहीन हैं। पता ही नहीं चल रहा है सूरज किधर से निकल रहा है। चारों तरफ आग लगी हुई है। दिशाहीन मानव जन की छाया दिशाहीन हो गई, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच। नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो
दशो दिशा में। वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, वह तो अचानक बरसा था, नगर के बीचों बीच बरसा था। ऐसा लगा था कि काल सूर्य के रथ के पहियों को तोड़ दिया हो। ऐसा लगा था उस दिन काल आसमान से बरसा था और उसने सूर्य के जो रथ का पहिया है वह तोड़ दिया। सूर्य के रथ का पहिया एक समान दिशा में चलता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। लेकिन ऐसा लगा उस सूरज ने समूचे पहिए को तोड़ दिया है। यहां सूरज का अर्थ परमाणु बम से है। यहां सूरज का अर्थ परमाणु बम से है। वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दशों दिशा में। ये स्थिति हो गई थी हिरोशिमा की उस बम के गिरने के बाद। ये मंजर है। इसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर जो वहां पहली बार पहुंचा था, उसने यह तस्वीर छापा था। कहां आप इसमें किसको ढूंढते हैं? पेड़ की पत्तियां तक नहीं बची, पेड़ का ठूंठ बचा रह गया है। ये बिल्डिंग ध्वस्त है जो आज के डेट में हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने का प्रतीक है। यह वह बिल्डिंग है। और बिल्डिंग है तो फिर देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त। ऐसा नहीं था कि बम गिरा तो गिरले रह गया, नहीं, कुछ क्षण के लिए फटा, फटने के बाद फिर खत्म हो गया। ऐसा नहीं बम लगातार गिरे जा रहा था, एक ही बम गिरा था। और इसलिए कवि कहते हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। कुछ क्षण का वह उदय अस्त था और वही एक प्रज्वलित क्षण, वही एक प्रज्वलित क्षण, जला हुआ क्षण जिसने रोशनी फैलाई, सारा दृश्य सोख लिया उस दोपहर ने। उस दोपहर ने सोचिए ना क्या दृश्य रहा होगा। सुबह सुबह बच्चे अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति बाहर सड़कों पर टहल रहा था अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। और ऐसे समय में यह बम गिरा। किसी को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला, लोग नहीं मिले। जानो इस बात को, जो लोग बाहर थे नहीं मिले, उनका शरीर उतना जल गया था, वो मिले ही नहीं, गायब हो गए। इतनी ऊष्मा थी उसमें, इतनी ऊष्मा थी, लोग गायब हो गए, हवा हो गए। और इतनी ऊष्मा थी कि लोग बाहर थे, लोग बाहर थे तो उनकी छाया जो पड़ रही थी वह छाया जल गई। लोग केवल उस छाया को देखकर समझ सके कि यहां कोई बूढ़ा व्यक्ति छड़ी लेकर टहल रहा होगा। वैसी गर्मी उत्पन्न हुई थी एटम बम से। और उसका दृश्य भी इस कवि ने यहां खींचा है। आइए देखिए, कहते हैं दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर क्या हुआ? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। प्रयोग करके देखना ना, सुबह के समय में छाया लंबी होती है, धीरे 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 वह छोटी होती है, दोपहर के समय कम हो जाती है, और फिर शाम के जैसे दोपहर से आगे सूरज बढ़ता है फिर बड़ी होती है छाया, और बड़ी होने के बाद फिर गायब हो जाती है। तो यह एक अच्छा क्रम है। लेकिन यहां कहते हैं छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, भाप बन के उड़ गया। हम लोग हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करते हैं, जलाते हैं, लोगों को राख मिलता है, कुछ हड्डी मिलती है, अस्थि मिलती है, उसको विसर्जित करते हैं। कुछ नहीं मिला, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, छायाएं मिटी नहीं है, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर देखो देखो छाया है। ये हिरोशिमा की ओरिजिनल तस्वीर है, ये हिरोशिमा की, ये छाया है आदमी का जो यहां चल रहा होगा,
इस सड़क पर उसकी केवल छाया बची रह गई, आदमी मिला ही नहीं, भाप हो गया, छाया जल के पक गया, इतनी गर्मी थी। और वैसी गर्मी को सहकर, वैसा दुर्दांत सहकर हिरोशिमा आज भी पूरे विश्व में अपने आप को खड़ा रखा है, और वह आज भी विकास कर रहा है, और हमारे जैसे भारत जैसे देश से, बिहार जैसे राज्य से ज्यादा विकसित है। तो हमें तो शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि वहां के लोग ईमानदार हैं, उन्होंने काम किया अपने देश को उन्नति बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए। ये छायाएं मानव जन की दिशाहीन होकर छायाएं पड़ी हैं, सबकी सब छायाएं पड़ी हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव का ही रचा हुआ सूरज। एटम बम किसने बनाया? मानव ने बनाया। वह मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ये जो पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया है, ये छाया, ये मानव की साखी है। साखी यानी साक्षी है, साक्षी है। ये साक्ष्य है कि मानव ने कितना विभत्स चीज बनाया था। ये वही बिल्डिंग है जिसे आपने यहां देखा था, ये वही बिल्डिंग है जो हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद था, और ये वही बिल्डिंग है जो आज भी यहां मौजूद है, हिरोशिमा पर होने वाले अत्याचार की गवाही देता हुआ। ये है आपके सामने। और कितना विकास किया हिरोशिमा ने, ये मेमोरियल बनाया गया है हिरोशिमा में के अटैक में मरे हुए लोगों के सम्मान में। इस मेमोरियल को बनाया गया। यह वह कविता थी, छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी कविता थी। एक बार फिर देख लो कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर की, काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दशों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। केवल छाया ही मानव का गवाह है कि यहां मानव था और कुछ नहीं था। ये इस कविता का अर्थ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, आप जिसका इंतजार बेसब्री से करते हैं उस ऑब्जेक्टिव में हम आपको लेकर चलते हैं, और ऑब्जेक्टिव में हम आपको बताएंगे हिरोशिमा पर आप क्या क्या पढ़े। देखिए, चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। हम लोग 150 155 ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। 150 155 शायद 155 होगा, या नहीं सॉरी 155 क्या बोलते हैं, 185 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? आंसर, जापान को। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो हिरोशिमा कविता के कवि अज्ञे हैं। जो क्वेश्चन लाल में है वह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अज्ञे एक प्रमुख कवि के साथ साथ क्या थे? कथाकार, विचारक, पत्रकार, उपर्युक्त सभी, सब थे। वो कथाकार भी थे, विचारक भी थे, पत्रकार भी थे, तभी ने संपादकीय निकाला। अज्ञे किस काल के प्रमुख कवि हैं? अज्ञे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उपर्युक्त सभी। सब भाषा का ज्ञान था, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, सब भाषा ये जानते थे।
हिरोशिमा अज्ञे के किस काव्य से संकलित है? तो हम आपको बता चुके हैं, सदानीरा से संकलित है, सदानीरा से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे जी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1911, 1912, 1913। तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञे का जन्म कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे का मूल निवास कहाँ था? अज्ञे का मूल निवास करतारपुर पंजाब में था। अज्ञे का मूल निवास करतारपुर पंजाब में था। एक टाइम आएगा जब आपके लिए हम क्वेश्चन देंगे, आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है। अभी भी लिखिएगा तो हम देख लेंगे, बट उस समय आपको जल्दी जल्दी लिखना है और आपको प्रयास करना है, ये आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा। कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया? तो मानव का ही रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। आई होप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होइएगा। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करते हैं? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, यानी आधुनिक सभ्यता में मानव का जो विभीषिका, मानव का जो दुख दिन बीत रहा है, उसके दुख अंत का, बड़े खराब अंत का ही चित्रण किया है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। हिरोशिमा, ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञे ने। तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञे ने किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में डैश डैश पर परमाणु बम गिराया गया? जापान पर परमाणु बम गिराया गया, जापान पर परमाणु बम गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था? हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, अज्ञे को ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जो नहीं मिला था, सब पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, सभी पुरस्कार। काव्य संग्रह सदानीरा किनकी रचना है? तो काव्य संग्रह सदानीरा अज्ञे जी की रचना है, अज्ञे जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर। एक दिन सहसा सूरज नगर के चौक पर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अज्ञे प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है, हिरोशिमा जापान में है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं, अभी तुरंत ये क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अज्ञे है तार सप्तक के संपादक। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री क्या थे? तो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता यानी प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने वाले। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी किनका उपन्यास है? तो अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का है? ग्राम्या, जीर्ण जनपद, सदानीरा, इन दिनों। तो सदानीरा काव्य संग्रह अज्ञे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की हैं? तो हिरोशिमा की है, हिरोशिमा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, ये किसका है? तो ये भी हिरोशिमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। 185 ऑब्जेक्टिव कल तक था, आज 31 ऑब्जेक्टिव, 5 1 6 8 3 11 1 1 2
216 ऑब्जेक्टिव में एक रिपीटेड है, 215 ऑब्जेक्टिव हम आपको दे दिए, 215 ऑब्जेक्टिव हम आपको दे चुके हैं। अब भी आप नहीं पढ़िए तो इसमें आपकी गलती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।